हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जीशू, वांगजी और जांगचेंग तीनों ने अपने भाइयों के साथ शॉपिंग पर जाने का प्लान जो कि बना लिया था। और वेव जान को तो जांगचेंग को मनाने के लिए बहुत सारी मिन्नतें करनी पड़ी थी। वेन किसिंग को तो वांगजी को सुबह सुबह ऐसे उठाने की सज़ा मिली थी और लेंशन वो तो वैसे ही मान गए थे। और बाद में हमने ये भी जाना था कि शू कंपनी के ओनर यानी कि सुशे जो कि वेन रोहान से मिलने के लिए आने वाले थे, जिस वजह से वेन कंपनी के सारे ओमेगाज ने छुट्टी ले ली थी और शॉ शिंगचैन भी छुट्टी लेना चाहता था, बट वेन रोहान ने उसे बिल्कुल भी छुट्टी नहीं दी थी। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वेन हाउस का सीन, जहाँ पे इस वक्त वेन रोहान जो कि घड़ी को देखते हुए सोच रहा था कि उसके बेटे को हमेशा शॉपिंग में 4 घंटे लगते हैं, बट आज आज पूरे 5 घंटे हो चुके, बट अभी तक उनका बेटा जो कि वापस नहीं आया। और ऐसे सोचते हुए लिविंग हॉल में बैठ के अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। और तभी उसके दोनों बेटे जो कि घर के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं ना, तो वांगजी जो कि भाग के अपने डैडा के पास चला जाता है। और फिर वेन रोहान जैसे वांगजी को देखता है ना, तो वो अपनी जगह से खड़े हो जाता है और वांगजी आके अपने डैडा के पास खड़ा हो जाता है। और फिर वो कहता है, डैडा आपको पता है आज मैंने कितनी सारी शॉपिंग की। और ऐसे कहते हुए एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपने डैड को बता रहा था कि आज उसने कितनी सारी शॉपिंग की थी। और फिर वेन किसिंग जो कि पीछे पीछे चलते हुए आ रहा था और उसके हाथ में बहुत सारे बैग्स थे। और जैसे ही वेंशु और वेंचर उसकी ऐसी हालत देखते तो उन्हें पता था कि यही होने वाला है, क्योंकि जब वो लोग गए थे तो उनकी हालत भी कुछ ऐसी थी। और फिर वो लोग जैसे ध्यान देते कि अभी अभी पक्का वेन किसिंग चक्कर खा के गिर ही जाएगा, तो वो लोग भाग के उसके पास जाते हैं और उसके हाथ से सारे के सारे बैग्स ले लेते हैं। और फिर वेन किसिंग जो कि काउच पे गिर जाता है। और फिर वो कहता है, डैड आगे से ना मैं इसके साथ कभी नहीं जाऊँगा। आपके इस बेटे को अगर शॉपिंग करवानी हो ना, आप खुद जाओगे, मैं नहीं जाने वाला इसके साथ। शॉपिंग के नाम पे पता नहीं ये क्या क्या खरीदता रहता है डैड, मैं बता रहा हूँ ये ना आपके पैसे वेस्ट कर रहा है, ये पता नहीं क्या क्या खरीदता रहता है। वांगजी वैसे तुम तो वैसे ही इतने खूबसूरत हो, तुम्हें इतना मेकअप करने की क्या ज़रूरत है। तो इस बात पे वांगजी जो कि वेनकी सिंह की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, डैड देखो गगा मुझसे चिढ़ते हैं क्योंकि आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड देते हो ना, उन्हें नहीं देते, इसलिए वो जल भुन के राख हो रहे हैं। और फिर वांगजी और वेनकी सिंह जो कि आपस में बहस करने लगते हैं। और फिर वेन रोहान जो कि उन दोनों के बीच में आता है और कहता है, बस करो तुम दोनों छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो। और ऐसे कहते हैं वो उन दोनों को शांत करवा देते हैं। और फिर वेन रोहान जो कि कहते हैं, अच्छा ठीक है तुम लोग आ ही गए तो चलो साथ में डिनर करते हैं। तो फिर ऐसे करके वो लोग जो कि डाइनिंग टेबल की तरफ जा ही रहे थे कि तभी वांगजी जो कि कुछ सोचने लगता था। फिर वेन रोहान जो कि टर्न होकर वांगजी की तरफ देखता है और फिर वो कहते क्या वांगजी। तो वांगजी जो कि एक बार अपने डैडा को देखता है और फिर वो अपने डैडा के पास आ जाता है। और फिर वो कहता है, डैडा। तो वेन रोहान जो कि वांगजी को देखता है, तो वांगजी जो कहता है, क्या लेंस हमारे दुश्मन है। तो इस बात पे वेन रोहान जिसने अपना कदम आगे बढ़ाया ही था, उसका कदम जो कि हवा में रुक जाता है। और फिर वो मन में कुछ सोचता है और फिर वो वांगजी की तरफ टर्न हो जाता है। फिर कहता है, तुमसे किसने कहा। तो वांगजी जो कहता है, सब लोग कहते हैं कि लेंस और वेंस दुश्मन है, ये सच है क्या डैडा। तो इस बात पे वेन रोहान जो कि कुछ सोचता है और फिर वो वांगजी को देखता है और एक स्माइल करके कहता है, ऐसा कुछ नहीं है वांगजी। और ऐसे कहते वो जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ चुका था। और फिर वांगजी जो कि अपने डैडा के पास आ जाता है और फिर वो भी बैठ जाता है। और फिर वो कहता है, अच्छा अगर हम लोग दुश्मन नहीं हैं तो सब लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि हम दुश्मन हैं। तो इस बात पे वेन रोहान जो कि वांगजी की तरफ देखते हैं और फिर वो कहते हैं, हम दुश्मन नहीं हैं, हम बस कॉम्पिटिटर्स हैं। हाँ, जैसे कि हम फर्स्ट हैं और वो थर्ड प्लेस पे आते हैं ना, वैसे वो भी फर्स्ट प्लेस पे आना चाहते हैं, इसलिए हम लोग कॉम्पिटिटर हैं, बस और कुछ नहीं। तो इस बात पे वांगजी जो कहता है, सच्ची डैडा। तो उसके डैडा जो कि हाँ में नोट करते हैं और फिर वो कहता है, वांगजी तुम्हें किसी की बात पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे डैडा तुमसे हमेशा सच कहते हैं ना वांगजी। तो वांगजी जो कहता है, हाँ आपने कहा है तो सच ही होगा, हम लोग दुश्मन नहीं हैं, हम सिर्फ कॉम्पिटिटर्स हैं, है ना। तो उसके डैडा जो कि बस हाँ में नोट करते हैं और फिर वांगजी जो कि कुछ सोचने लगता है। और फिर वो वेन किसिंग की तरफ देखता है, तो वेन किसिंग जो कि वांगजी को देखता है और फिर अपना सब नामे चेक करता है कि इसको मना किया था कि मत बताना, फिर भी बता दिया। और फिर वेन रोहान जी की एक नज़र वांगजी और वेन किसिंग की तरफ देखता है और फिर वो मन में कुछ सोचने लगता है। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड, जहाँ पे जैंगचिंग और विंग जैसे घर में एंटर करते हैं ना, तो वी चांस जो कि उन दोनों के वेट में ही बैठे हुए थे, क्योंकि उनके बेटे को भी आज कुछ ज़्यादा देर लग रही थी शॉपिंग में, जबकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनके बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 घंटे लगते हैं, बट आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, इसलिए वो इंतज़ार करते हैं अपने दोनों बच्चों का। और विंग और जैंगचिंग जैसे घर के अंदर एंटर करते हैं ना, तो वे वी चांस से जो कि जैंगचिंग की तरफ देखते और कहते हैं, जैंगचिंग तुम इतना देर कैसे हो गई। और ऐसे कहते हैं वो जैंगचिंग से पूछ रहे थे। और जैंगचिंग जो कि अपने डैडा को देखता है और फिर कहता, डैडा आपको पता है मैंने बहुत सारी शॉपिंग की। और ऐसे कहते हैं उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। और फिर विंग जो कहता है, हाँ इसने खुद शॉपिंग की और मुझे तो एकदम मजदूर बना दिया। तो इस बात पे जैंगचिंग जी की अपने गगा की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, गगा मैंने आपसे नहीं कहा था कि मुझे शॉपिंग पे जाना है, आपने कहा था, अब बुराई मत करो। तो इस बात पे विंग जो कहता है, हाँ मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। और ऐसे कहते हुए उसने ये तो थोड़ा डर के ही कही थी कि कहीं जैंगचिंग फिर से नाराज़ हो गया तो वो क्या करेगा, पता नहीं अब उसे कौन सी नई ट्रिक सोचनी पड़ती है जैंगचिंग को बनाने के लिए। और फिर विंग जो कि जैंगचिंग के सारे बैग्स को वहाँ पर रख देता है और फिर बैठ जाता है। और फिर
जंगचंग जो कि किसी सोच में गुम था और फिर विजन से जो कि इस बात पे नज़र डालते हैं तो फिर वो कहते हैं जंगचंग क्या हुआ। तो फिर जंगचंग जो कि अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और फिर कहता कुछ नहीं डरा, और ऐसे कहते हुए वो अपने रूम में चला जाता है। और फिर विजन जी के अपने बेटे को जाते हुए देखते हैं तो उन्हें लगा कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उनका बेटा कभी ऐसे ख्याल में खोया हुआ उन्होंने देखा नहीं है। और फिर वो विंग की तरफ देखता है और उसके सामने आके बैठ जाते हैं और फिर वो कहते हैं क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ। तो इस बात पे विजन जो कहते हैं मैंने अपने साथ कुछ भी नहीं किया। तो इस बात पे विजन जो कि विजन को घूर के देखते कहते विंग क्या हुआ जंगचंग को। तो फिर विंग जो कहता है जंगचंग को कुछ भी तो नहीं हुआ। तो फिर विजन जो कहते हैं वो किसी सोच में गुम था, क्या हुआ उसे। और ऐसे कहते वो उसे पूछ रहे थे क्योंकि उन्हें जानना है कि उनका बेटा आखिर कौन से ख्याल में खो चुका है। और फिर विवजन जो कहता है वो मुझे नहीं पता, मैं उसके साथ ही था, ऐसे तो कुछ नहीं हो जिस वजह से वो ख्याल में खोया हुआ है। तो इस बात पे विजन जी की सोच में पड़ गए थे कि आखिर उनका बेटा कौन से ख्याल में खोया हुआ है, उन्हें जानना है क्योंकि वो उनका बेटा है, वो उसके डैड है, तो उसे अपने बेटे के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ऐसा विचान से का मानना था। और दूसरी साइड जैंगचिंग जैसे अपने रूम में जाता है ना तो अपने रूम के डोर को लॉक कर लेता है और फिर जाके अपने बेड पर गिर जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और फिर जैंगचिंग जो कि कुछ सोचने लगता है, तो हम भी जानते हैं कि वो क्या सोच रहा है कि जब जंगचंग शॉपिंग करते करते सोच रहा था कि अब उसे क्या खरीदना चाहिए, तभी वो चलते चलते किसी से टकरा गया था। और जंगचंग जैसे ज़मीन पर गिरने ही वाला था कि वो पर्सन जो कि जंगचंग का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लिया था, जिस वजह से जंगचंग जाके सीधा उसे टकरा चुका था। और फिर जब वो गिरने ही वाला था तो उस पर्सन ने उसे पकड़ लिया था। और जब जंगचंग को लगा कि अब पक्का उसका सर फूटेगा और फिर उसके डैडा उसे कम से कम 2 हफ्तों के लिए उसके घर में लॉक कर देंगे, तभी जैंगचंग का फील हुआ कि वो तो गिरा ही नहीं और ना ही उसका सर फूटा। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोल के देखा तो उसके सामने एक बहुत ही ज़्यादा टॉल एंड हैंडसम अल्फा खड़ा हुआ था, जिसने उसे अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। और जैंगचंग जो कि बस उसे देख रहा था, उसके वो सनग्लासेस, उसका वो हैंडसम से चेहरा, उसकी वो गहरी निगाहें, ओ माय माय, इतना खूबसूरत कोई हो सकता है क्या। और ऐसे सोचते हुए जैंगचंग जो कि बस सोच रहा था ओ माय माय ये क्या हो गया। और ऐसे कहते हुए जैंगचंग जो कि अपनी आंखें खोलता है ना तो फिर वो अपने हाथ पैर को इधर उधर मारने लगता है कि ये क्या सोच रहा है वो। माने कि वो अल्फ़ा बहुत ज़्यादा हैंडसम था, बट जैंगचंग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और ऐसे कहते हुए अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था। और फिर जैंगचंग जो कि इधर उधर हाथ मारे जाता कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि उसे तो पहली नज़र में वो अल्फ़ा बड़ा पसंद आ चुका है। और फिर जैंगचंग जो कि कहते मैं क्या करूँ, और ऐसे कहते हुए वो थोड़ा सैड हो चुका था, क्योंकि दिखने में तो वो अल्फ़ा उसे अपने आप से कुछ साल बड़ा लग रहा था। और अब जैंगचंग जो कि कन्फ्यूज़ है क्योंकि उसे तो उस अल्फ़ा का चेहरा जो कि उसके नज़रों के सामने से जा ही नहीं रहा है। और ऐसे सोचते जैंगचंग जो कि थोड़ा परेशान हो चुका था कि वो बेचारा बच्चा क्या ही करे। और दूसरी साइड विवियन जैसे ही अपने रूम के अंदर एंटर करता है ना तो रूम के डोर को लॉक करता है और फिर डोर के सहारे खड़ा हो जाता है और अपने पॉकेट में हाथ डालता है और वहाँ से एक ब्रेसलेट को बाहर निकालता है और उस ब्रेसलेट को देखने लगता है, जो कि एक स्काई ब्लू कलर में और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये देखते हुए विवियन के चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ चुकी थी। और फिर विवियन जो कि कुछ सोचने लगता है, और फिर हम भी जानते हैं कि वो क्या सोच रहा था कि जब वो जैंगचंग के साथ शॉपिंग कर रहा था, जैंगचंग का कुली बना हुआ था, तभी एक पर्सन जो कि आके से टकरा चुका था और विवियन की वॉच में उसका ब्रेसलेट जो कि अटक चुका था। और जैसे विवियन ने उसकी तरफ टर्न किया था तो उसने उस ओमेगा का बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल खूबसूरत ब्यूटीफुल चेहरा देखा था, उसकी वो गोल्डन कलर की आइज़ देखी थी। बट उस ओमेगा का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस ब्रेसलेट को घड़ी पे से निकालने में था। बट तभी उसके भाई ने उसे आवाज़ दी थी, जिस वजह से वो ओमेगा जो कि अपना ब्रेसलेट अचानक से खींचता है, जिस वजह से उसका ब्रेसलेट जो कि टूट के नीचे गिर चुका था। और वो ओमेगा जो कि जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। और विंग ने जो उसका चेहरा देखा था वो कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो ओमेगा था ही इतना ज़्यादा खूबसूरत। बट उस ओमेगा ने तो विंग की तरफ एक नज़र भी नहीं डालती, उसे तो सिर्फ अपने ब्रेसलेट से मतलब था। और विवियन जो कि ऐसा सोच ही रहा था और उसने उस ब्रेसलेट को अपने दिल के पास रखा हुआ था। और फिर वो सोच रहा था कि कोई इतना खूबसूरत भला कैसे ही हो सकता है। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड यानी कि लैन हाउस में, जहाँ पर इस वक्त लैनकरन अपने बेटे का सवाल सुन के बहुत ज़्यादा शॉक में चले गए थे। और फिर वो जीशु को देखने लगता है, तो जीशु जो कि अपने डाडा को देखता है कहता क्या हुआ डाडा बताओ ना। तो फिर उसके डैड जो कि कहते हैं तुमसे कि किसने कहा। तो इस बात पर जीशु जो कि कहता है सब कहते हैं, अब बताओ ना मुझे सच। और ऐसे कहते हुए वो अपने डैड से पूछ रहा था। और फिर उसके डैड जो कहते हैं जीशु तुमने ये जिससे भी सुना ना बिल्कुल गलत है, हम दुश्मन नहीं हैं। तो इस बात पे जीशु जो कहता है अच्छा अगर आप दुश्मन नहीं हो तो फिर क्या हो। तो इस बात पे लनकरन जो कि
एक बात को मन में सोचता है और फिर वो कहते हैं कुछ नहीं, हम बस कॉम्पिटिटर्स हैं। और ऐसे कहते हुए उन्होंने बात को टाल दी थी, क्योंकि जीशू ने भी उनसे वही सवाल किया था जो वांगजी ने उनसे किया था। और फिर जीशू जो कि कहते हैं सच्ची डैडा, हम सिर्फ कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इस बात पे लैनकुरन जी के अपने सर हाँ में शेक करते हैं। और फिर जीशू जो कहता है ठीक है, मतलब लोग बेवकूफ़ है ना जो ऐसे कहते हैं कि वेंस और लेंस दुश्मन है। तो इस बात पे लैनकुरन जी कहते हैं जीशू, तुम्हें किसी की बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा कि हम दुश्मन नहीं, हम सिर्फ कॉम्पिटिटर्स हैं। और मुझे लगता है कि तुम्हें इसी बात में बिलीव करना चाहिए, है ना। तो जीशू जो कि अपना सर हाँ में शेक करता है और उसके बाद वो अपने गगर की तरफ देखता है और उसके गगर जिसका ध्यान अभी अपने डैड के ऊपर था, क्योंकि वो उससे कुछ बात कर रहे थे। जीशू अपने गगर को देखते हुए सोचता है कि उसे गगर को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने अपने गगर को बताया तो उसे डांट पड़ेगी, अगर अपने डैडा को बताया तो उसके गगर को डांट पड़ेगी, इसलिए बताने का कोई मतलब नहीं है। और ऐसा सोचता है जीशू जो कि अपने मन की बात को अपने मन में ही रख लेता है। और फिर हम देखते हैं वैन हाउस में, जहाँ पर इस वक्त वैन किसिंग जो कि अपने रूम में था और अपने हाथ को देख रहा था और उसके हाथ में बहुत सारे नाखूनों के निशान थे। और वैन किसिंग जो कि अपने हाथ की तरफ देखते हुए कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके रूम का डोर जो कि धड़ाम से ओपन हो जाता है। और फिर जैसे वो पीछे टर्न होता है तो पीछे वांगजी जो कि खड़ा होता है। और फिर वांगजी जो कि एक बार अपने गगर को देखता है और एक बार उनके हाथ को देखता है कि उस पर कितने सारे नाखूनों के निशान हैं। और फिर वो अपने गगर के पास आ रहा होता है तो वैन किसिंग जो कि दूर जाते हैं और अपना हाथ छुपाते कहते वांगजी, तुम बिना नॉक के क्यों आ गए, तुम नॉक करके नहीं आ सकते थे। तो इस बात पर वांगजी जो कहता है गगा, आप मेरे गगा में कभी भी आ सकता हूँ, पहले मुझे ये बताओ आपको किस जंगली बिल्ली ने मारा है। और ऐसे कहते हुए वो वैन किसिंग के हाथ को देखने की कोशिश करता है, बट वैन किसिंग जो कि उसे हाथ छुपा रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर वांगजी को पता चल गया ना तो वो पूरे घर में ढिंडोरा पीट देगा और फिर पता नहीं वैन किसिंग के साथ क्या ही हो जाएगा। और फिर वैन किसिंग जो कि वांगजी से बच रहा था और वांगजी जो कि कहता है गगा रुक जाओ वरना मैं अभी के अभी डैड को बुलाऊंगा। और ऐसे कहते हुए वो धमकी दे रहा था। और फिर वैन किसिंग जो कि मन में सोचता है अगर मैं अभी रुक गया ना तो मैं कभी रुकने लायक बचूंगा ही नहीं। और ऐसे सोचते हुए वैन किसिंग जी कहता है वांगजी देखो तुम जाओ यहाँ से। और फिर वांगजी जो कहता है मैं जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं डैड को बुला रहा हूँ। और ऐसे कहते वो कहता है डैडा। और तभी वैन किसिंग जो कि उसके पास आ जाता है और उसका मुंह कवर कर लेता है और फिर कहता है तुम्हें हर बात पे डैडा को चुगली करना ज़रूरी होता है क्या। तो इस बात पे वांगजी जो कि उसका हाथ दूर करते हुए कहता है मैं चुगली नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको चोट लगी और आप ओके बता नहीं रहे हो। और ऐसे कहते हुए वो अपने गगर के हाथ को देख रहा था। और फिर वैन किसिंग जैसे समझ में आता है ओ माई गॉड, उसका भाई भले ही उम्र से बड़ा हुआ है बट दिमाग तो उसका बच्चे जैसा ही है। अपने भाई के हाथ में निशान देखे बट इसका मतलब ये थोड़े ना कि वो कुछ भी समझेगा। उसने तो यही समझा कि उसे चोट लगी है। उसका भाई इतना मासूम है। अच्छा वो मासूम है। अगर वांगजी की जगह वेंचोन देखा होता ना तो पक्का वो उसे एक तो पीटता भी, ऊपर से अपने डैड से पिटवाता भी। और वन किसिंग जो कि ऐसे सोच ही रहा था कि तभी वांगजी जो कि कहता है बताओ किस मेगा ने आपको मारा। और तभी वैन किसिंग जो कि सोच रहा था उसका भाई कितना ज़्यादा मासूम है, वो एक बार नज़रें उठा के वांगजी की तरफ देखता है। और वांगजी जो कि अपने गगर को देखते हुए कहता है बताओ बताओ किस ओमेगा ने आपको नाखून मारे। तो इस बात पे वैन किसिंग जी कहते बकवास मत करो वांगजी, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे कहते वो अपना फेस टर्न करने ही वाले थे कि वैन किसिंग सॉरी वांगजी जो कि वैन किसिंग के सामने आ जाता है। और फिर वो कहता है आप मुझे बता रही हो या फिर मैं डैडा को बताऊँ। तो इस बात पे वैन किसिंग जी कहते वांगजी, तो वांगजी जो कहता डैडा। और ऐसे कह के वो आगे कहने ही वाला था कि वैन किसिंग जी कहता ठीक है बता रहा हूँ ना, ऐसे क्यों करते वांगजी। और ऐसे कहते हुए वांगजी को अपने सामने खड़ा कर लेता है। और फिर वो कहता है वांगजी वो क्या है, जब तुमने मुझे अपना कूली मजदूर सब कुछ बना रखा था ना। तो इस वजह वांगजी जो कि एक पाउट करके अपने घर को देखता है। तो फिर वैन किसिंग जो कहता है मेरे कहने का मतलब है जब मैं तुम्हारा सामान कार में रखने गया था और जब मैं वापस आ रहा था ना तो जब मैं लिफ्ट में था ना तो तब वहाँ पर एक ओमेगा भी आया था। और क्या है ना हम दोनों लिफ्ट में आ ही रहे थे और वो ओमेगा बहुत छोटा था, मतलब तुम्हारी जितना ही था। और फिर हुआ यूँ कि वो लिफ्ट ना अचानक से बीच में बंद हो गई थी। तो इस बात पे वांगजी की बड़ी बड़ी आंखें करके अपने गगा को देखता है और कहता गगा आप लिफ्ट में बंद हो गए थे। तो इस बात पे वैन किसिंग जी कहता हाँ ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस कुछ मिनटों के लिए। बट क्या है ना वो ओमेगा बहुत ज़्यादा डर गया था तो डर के मारे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर उसने मुझे नाखून भी मार दिए। तो इस बात पे वांगजी जी की कहता है ओ माय गॉड, मेरे गगा को नाखून मारने की किसी की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी जाके डैड को बताता हूँ। और ऐसे कहते हैं वो रूम से बाहर निकलने वाला था कि वैन किसिंग जी कहता है वांगजी रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो। वो बेचारा डर गया था। तो इस बात पे वांगजी जी के अपने गगा को देखते तो उसके गगा जी कहता है वांगजी छोटा था डर गया, इट्स ओके। तो फिर वांगजी जी कहता है ठीक है गगा, बट अगर दोबारा ऐसा हो ना तो आप मुझे बताना, मैं अच्छे से उसे देख लूँगा हूँ। तो इस बात पे वैन किसिंग जी की हाँ में नोट करता है। फिर वांगजी जी की एक बार अपने भाई के हाथ को देखता है और फिर वो कहता गगा आप अपने हाथ को ठीक कर लो, अगर वेंचा गगा ने देखा ना तो पक्का आपकी पिटाई होगी। तो इस बात पे वैन किसिंग जी की वांगजी को देखता और कहता तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे कहते
वो वांग जी को धक्के मार के अपने रूम से बाहर निकाल देता है। और वांग जी जो कि डोर के ऊपर खड़ा होकर कहते हैं, गगा बहुत ज़्यादा बुरे हो, अपने छोटे से भाई को ऐसे कोई धक्के मार के निकालता है क्या? तो वन के सिंह जी कहते हैं, छोटा भाई अगर इतना बदमाश हो ना तो उसे निकालना ही पड़ता है। और ऐसे कहते हुए वन के सिंह ने वांग जी के मुंह पे डोर जो कि बंद कर दिया था। और फिर वन के सिंह जो कि एक नज़र अपने हाथ को देखते और दूसरी बार वांग जी की तरफ देखते, मतलब वांग जी तो बाहर चला गया था ना, तो वो डोर की तरफ देखते और फिर वो अपने से नामिशे करते, क्या वांग जी का कुछ हो सकता है? और ऐसा सोचते हुए फिर वो अपने बेड पे आके बैठ जाता है और फिर वो अपने हाथ को देखने लगता है, जहाँ पर उसी ओमेगा के दिए हुए नाखूनों के निशान थे। और फिर वेन किसिंग जो कि ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसके चेहरे पे एक स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि वो ओमेगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। पहले उसने वांगजू की बात नहीं बताई, वो अलग बात है, बट उसे तो वो ओमेगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था। और जब उसने वेन किसिंग का हाथ पकड़ लिया था, तब तो वेन किसिंग को ऐसा लगा था जैसे कि अभी के अभी बस वो यहाँ पर बेहोश ही हो जाएगा, इतना खूबसूरत ओमेगा उसके पास उसने उसका हाथ पकड़ा है। वेल वो अलग बात है कि उसने नाखून भी मार दिए थे, बट वो बहुत खूबसूरत था। और ऐसा सोचते हुए वेन किसिंग के चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली स्माइल थी, क्योंकि उसे तो वो ओमेगा पहली नज़र में पसंद आ चुका है। फिर हम देखते हैं 2 दिन बाद वैन रोहान के कंपनी का सीन, जहाँ पे इस वक्त शाओ शिंगचैन के हाथ में कम से कम 10-12 फाइल्स है और वो वैन रोहान के कैबिन के बाहर खड़ा हुआ है। और वो नॉक करने के लिए अपना एक हाथ आगे करते हैं कि इतने में वैन चाओ जो कि डोर को ओपन कर देते हैं। और फिर वैन शाओ शिंगचैन जो कि एक बार वैन चाओ की तरफ देखता है और उसे फुल टुक गंदा वाला इग्नोर करके आगे चला जाता है। और फिर वैन रोहान के सामने उन सारी फाइल्स को रख देता है और फिर वो कहता है, बस मेरा सारा का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, क्या अब मैं कल की छुट्टी ले सकता हूँ? तो इस बात पे वेन रोहान जो कि एक बार शाओ शिंगचैन की तरफ देखता है और फिर शाओ शिंगचैन जो कि अपना सर झुका के फिर कहता है, बॉस प्लीज़ मुझे कल की छुट्टी दे दो ना। तो फिर वेन रोहान जो कि कहता है, शाओ शिंगचैन तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। तो इस बात पे शाओ शिंगचैन जो कि एक बार वेंचो की तरफ देखता है कि कमीने तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर वेंचो जो कि उसे आंखों आंखों में कहता है, भाई माफ़ कर दे प्लीज़, मुझे माफ़ कर दे। और फिर वेंचो जो कि एक बार वेन रोहान की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, डैड आप शाओ शिंगचैन को कल की छुट्टी दे दीजिए ना। तो इस बात पे वेन रोहान जो कि एक बार वेन चाओ की तरफ देखते हैं और फिर शाओ शिंगचैन को देखते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें कल की छुट्टी नहीं दे सकता। तो इस बात पे शाओ शिंगचैन जो कहते हैं, क्यों नहीं दे सकते हो बॉस? तो फिर वेन रोहान जो कहता है, क्योंकि कल वी चांस से भी आ रहा है। तो इस बात पे शाओ शिंगचैन जो कि शॉक्ड, क्या वी चांस से आ रहा है, ये बात तो उसे पता ही नहीं थी। और फिर वो वेन रोहान के सामने बैठ जाता है और फिर वेन चाओ जो कि जानता था कि कुछ ऐसे ही होने वाला है, जब भी शाओ शिंगचैन को कोई इंटरेस्टिंग बात पता चल जाती है ना, तो फिर वो ये भूल ही जाता है कि वो यहाँ पर एक एम्प्लॉय है, वो उसका बॉस है, बस उसके सामने ऐसे बैठ जाता है जैसे कि दो बाप बेटे आपस में बैठ के बातें कर रहे हो। और फिर शाओ शिंगचैन जो कहता है, अच्छा विचन से आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? तो इस बात पे वेन रोहान जी की एक बार शाओ शिंगचैन को देखता है और फिर वो कहता है, क्योंकि उसे मुझसे कुछ काम है इसलिए, और इसलिए तुम भी यहीं रहोगे। तो इस बात पे शाओ शिंगचैन जो कहता है, बट बॉस जब भी वीचान से सर आते हैं तो आप तो मुझे धक्के मार के कैबिन से बाहर निकाल देते हो, तो फिर मेरे यहाँ रुकने का क्या मतलब है? तो इस वजह से वेन रोहान जो कहता है शाओ शिंगचैन, तो शाओ शिंगचैन जो कहता है, प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दो। और ऐसे कहते वो रिक्वेस्ट करने लगता है, बट वेन रोहान जो कि उसकी एक भी नहीं सुनता है। और फिर शाओ शिंगचैन की कोई भी ट्रिक जो कि काम नहीं आई थी, क्योंकि जब वो उसका कोई भी काम एम्प्लॉय बन के पूरा नहीं होता ना, तो फिर वो वेन रोहान को थोड़ा सा मक्खन लगा देता है, क्योंकि शाओ शिंगचैन वेन रोहान के अच्छे दोस्त का बेटा है और वो बहुत ही ज़्यादा काबिल है, जिस वजह से इस वक्त वो वेन रोहान का पर्सनल असिस्टेंट है। और अभी शाओ शिंगचैन की कोई भी ट्रिक जो कि काम नहीं आई थी, अब वो क्या करे बेचारा। और फिर वो कहता है, बॉस प्लीज़ छुट्टी दे दो। तो फिर वेन रोहान जो कहता है, शाओ शिंगचैन तुम इतना डरते क्यों? तो फिर इस बात पे शाओ शिंगचैन जो कि गुस्से में आ जाता है और फिर वो कहता है, मैं किससे डरता हूँ? मैं किसी से नहीं डरता हूँ। तो इस बात पे वेन रोहान जो कहता है, तो तुम्हें जाना क्यों है? तो इस बात पे फिर शाओ शिंगचैन जो गुस्से में कहता है, अगर वो सुशिया मेरे सामने आ गया ना, तो पक्का मैं उसे इसी कंपनी के नीचे ना गाड़ दूंगा। तो इस बात पे वेन रोहान जो कहता है, शाओ शिंगचैन इस बार वो कुछ नहीं करेगा, और अगर उसने कुछ भी किया ना, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि उसका क्या करना है। तो इस बात पे फिर शाओ शिंगचैन जो कहता है, ठीक है बॉस, आखिरकार आप जीत गए। मुझ जैसे छोटे से बच्चे की बात अब भला कहाँ ही मानेंगे, मतलब ऐसा वो मन में सोचता है। और फिर वो कहता है, यस बॉस जैसा आप कहें। और ऐसे कहते हैं वो सर झुका के वहाँ से बाहर चला जाता है। और फिर वेन चाओ जो कि कहता है, डैड आप अगर उसे छुट्टी दे देते तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो इस वक्त पे वेन रोहान जो कहता है, मैं उसे छुट्टी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कल वी चांस से आ रहा है और बस मैं उसे छुट्टी नहीं दे सकता हूँ। और ऐसे कहते हैं उसने बात को टाल दिया था। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे वेन रोहान जो कि इस वक्त अपनी कैबिन में था और तभी वहाँ पे शाओ शिंगचैन जो कि आता है और फिर वो कहता है, बॉस सुशी आने वाला है, मैं बता रहा हूँ, मुझे वहाँ पे मत बुलाना वरना सच में मैं उसे ज़िंदा गाड़ दूंगा। तो इस बात पे वेन रोहान जो कहता है, तुमको ज़्यादा ही वो नहीं बनते जरा गुस्सैल। तो इस बात पे शाओ शिंगचैन जो कि कहता है, मुझे वैसे गुस्सा नहीं आता, जब भी उस घटिया इंसान की बात आती है तब मुझे गुस्सा आता है बॉस। तो इस बात पे वेन रोहान जो कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं बुलाऊंगा। तो इस बात पे शाओ शिंगचैन जो कहता है, ठीक है बस। और ऐसे कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं वैन हाउस का सीन, जहाँ पे इस वक्त
वांग जी जो कि रोते हुए किसी को कॉल ट्राई कर रहा था, बट उसका कॉल जो कि पिक नहीं हो रहा था। और फिर वो फ़ोन को देखता और कहता, डैड आप मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? और ऐसे कहते हुए वो रो रहा था। और फिर वो कॉल किया जाता, बट उसके डैड जो कि इस वक्त मीटिंग में बिजी है और उनका फ़ोन जो कि साइलेंट पे है, जिस वजह से उन्हें वांग जी का कॉल जो कि सुनाई ही नहीं दे रहा है। और फिर वांग जी जो कि रोते रोते अपने फ़ोन को पटक के तोड़ देता है। और फिर वो कहता है, डैड और ऐसे कहते वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। और सारे सर्वेंट्स जो कि इस वक्त वांग जी के इर्द गिर्द खड़े हुए थे कि इस वक्त वांग जी को पता नहीं हुआ ही क्या है, बट उसने सुबह से पूरे घर में तोड़-फोड़ मचा रखी है। उसने अपना रूम, अपने गगस का रूम और पूरे घर को तोड़-फोड़ करके रख रखा है। और फिर सब लोग जो कहते हैं, यंग मास्टर आपको क्या चाहिए हमें बताइए ना। और ऐसे कहते हैं वो से पूछ रहे थे कि आखिर वांग जी को चाहिए क्या, बट वांग जी जो कि कहते हैं मुझे डैडा चाहिए। और ऐसे कहते हैं वो रो रहा था। और फिर उसके दिमाग में कुछ आता है। और फिर वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपने डैडा के रूम के पास चला जाता है। और फिर वो रूम के डोर को ओपन करने ही वाला था कि उससे पहले वो सोचता है कि वो रूम के डोर को ओपन करे या ना करे, करे या ना करे, क्योंकि अपने गगस के रूम में हमेशा वो बिना पूछे या फिर बिना इजाज़त लिए घुस जाता है। बट आज तक कभी भी वो अपने डैड के रूम में बिना पूछे तो नहीं गया, क्योंकि जब कभी भी वो वैन रोहन के रूम के पास आता है तो उससे पहले ही वैन रोहन बाहर आ जाता है, जिस वजह से आज तक वांग जी ने कभी भी, बचपन की बात और थी, बट जब से उसे चीज़ें समझ में आने लगे तब से तो वैन रोहन के कमरे में वो कभी भी नहीं गया। इसलिए वांग जी की सोच में पड़ गया था कि अब वो अपने डैड के रूम में जाए या ना जाए, जाए या ना जाए। और फिर वो ऐसा सोच ही रहा था कि सारे सर्वेंट्स जो कि फिर से वांग जी के पास आ जाता है और कहते हैं, यंग मास्टर हमें बताइए कि आपको क्या चाहिए। और फिर वांग जी की उनकी तरफ देखता है और फिर वो कहते हैं, क्या मैं रूम के अंदर जा सकता हूँ? तो इस बात पे वो सब लोग जो कि कन्फ्यूज़। और फिर वो कहते हैं, मास्टर ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं, ये तो बॉस का रूम है ना। तो इस बात पे वांग जी जो कहता है, हाँ बट मैं डैड के रूम में कभी भी नहीं गया हूँ, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। और ऐसे कहते हुए उसका फेस जो कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा रोंदू सा था। और फिर उनमें से एक ओल्ड मैन जो कि आता है और फिर वो कहता है, आप मास्टर से क्यों नहीं पूछ लेते हैं? तो इस बात पे वांग जी जो कहता है, मैं डैड को कॉल कर रहा हूँ, बट डैड मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं। और ऐसे कहते हुए उसका फेस जो कि बहुत ही ज़्यादा रोतड़ू बन चुका था। और फिर वो ओल्ड मैन जो कि कहता है, तो आप उनकी कंपनी में भी तो जा सकते हैं। तो इस बात पे वांग जी जो कि थोड़ा सोचता है और फिर वो कहता है, हाँ सही कहा, मुझे उनकी कंपनी में जाना चाहिए, डैड ने मेरा कॉल नहीं उठाया, बहुत गलत बात है। और ऐसे कहते हुए वांग जी का मूड जो कि अचानक से बदल चुका था और फिर वो सीढ़ियों से भागते हुए घर से बाहर निकल जाता है। सब लोग जो कि वांग जी को जाते देख रहे थे और फिर वो मन में ही सोचते हैं कि जिस तरह से ये सुनामी आज भाग के गई है ना, पक्का किसी ना किसी पे बिजली गिरने वाली है। और ऐसा सोचते हुए वो वांग जी को देख रहे थे और वांग जी जो कि वहाँ से जा चुका था। और फिर हम देखते हैं वैन कंपनी का सीन, जहाँ पे इस वक्त सुशी और वनरोहन जो कि आमने-सामने बैठे होते हैं और वो लोग जो कि किस बात को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। और सुशी जो कि पूरे केबिन में इधर-उधर अपनी नज़रें दौड़ा रहा था, क्योंकि आज उसे पूरी की पूरी इस कंपनी में कोई भी ओमेगा नहीं दिखा, ना तो कोई एम्प्लॉय ओमेगा दिखा। और जिसके लिए वो यहाँ पे आया था वो ओमेगा, यानी कि वनरोहन का पर्सनल असिस्टेंट शाओ शिंगजन, वो भी यहाँ पे नहीं है। और ये सोच के तो बेचारे सुशी का दिल ही टूट चुका था, क्योंकि वो खास ओमेगास के लिए तो आता है, वो जहाँ कहीं भी जाता है सिर्फ ओमेगास के लिए, क्योंकि वो एक नंबर का घटिया गिरा हुआ, एक नंबर का बेकार इंसान है। और वैन रोहन की नज़रें जैसे ही सुशी पे पड़ती हैं तो फिर वो उसे देखते और कहते हैं, सुशी क्या कर रहे हो तुम, हम डिस्कशन करें। तो इस बात पे सुशी जो कि वैन रोहन को देखते और कहता, जी मिस्टर वैन। और ऐसे कहते हैं वो कुछ डिस्कशन कर रहे थे और फिर उनकी बात जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही जाती है। और तभी वहाँ पे शाओ शिंगजन जो कि कैबिन पे नॉक नॉक करते हैं और फिर सुशी जी की उस तरफ टर्न हो जाता है और जैसे ही वहाँ पे शाओ शिंगचैन को देखता है तो उसके चेहरे पे तो एक बहुत बड़ी वाली इविल स्मेल आ चुकी थी कि सुबह से उसने इस ओमेगा को देखा नहीं था। ओ माय गॉड, ये ओमेगा बहुत खूबसूरत है, क्योंकि उसकी नज़र में अभी तक वैन कंपनी का ऐसा कोई भी खूबसूरत ओमेगा नहीं है जिसपे सुशी का दिल आ जाए। बट शाओ शिंगचैन वो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर शाओ शिंगचैन जो कि सुशी को फुल टू गंदा वाला इग्नोर करके उसे नज़रअंदाज करके वैन रोहन के सामने आ जाता है और फिर वो कहता है, बॉस मिस्टर वी आ चुके हैं। तो इस बात पे वैन रोहन जी कहता है, ठीक है 2 मिनट बाद भेज देना उसे। तो इस बात पे शाओ शिंगचैन जी की हाँ में नोट करके वहाँ से निकल जाता है। और फिर शाओ शिंगचैन जी के कैबिन से बाहर निकल के लिफ्ट से नीचे आ जाता है। और जैसे वो नीचे आता है तो वहाँ पर वी चांस जिन्होंने अभी अभी ऑफिस के अंदर एंटर किया था कि शाओ शिंगचैन जी के उनके सामने आ जाता है और फिर उन्हें ग्रीट करता है। तो फिर विचांस जी का एक नोट कहते हैं और उसके बाद शाओ शिंगचैन जी कहते हैं, बॉस ने कहा है हम 2 मिनट बाद ऊपर चल सकते हैं। तो इस बात पे विचांस जी कहते हैं, मैं जानता हूँ, वैसे भी उस सुशी से मिलना है कौन चाहता है। तो इस बात पे शाओ शिंगचैन जी कहते हैं, ऑफ कोर्स अंकल। और ऐसे कहते हुए वो लोग जो कि आपस में बातें करते हुए वैन रोहन के कैबिन की तरफ जा रहे थे। और फिर विचांस जी की अपनी कार को ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा था कि तभी उसकी नज़रें जाती है कि उसके डैड उसकी फ़ाइल तो भूल ही चुके हैं। और ऐसे सोचता है वो अपने सर पे हाथ दे मारता है कि वो क्या करे, अगर वो ज़्यादा दूर चला गया तो भी उसे फ़ाइल वापस करने के लिए आना ही पड़ता है। और ऐसे सोचते हुए विजन जो कि अपनी कार को घुमाता है और फिर
वो वैन रोहान के ऑफिस के बाहर आ जाता है और अपनी कार से उतर जाता है। और सुशी की मीटिंग जो कि वैन रोहान के साथ खत्म हो चुकी थी, इसलिए अब वो उस ऑफिस से बाहर जा रहा था और जाते जाते वो वीचांस से मिल चुका था और वीचांस से उनका तो मूड ही खराब हो चुका था सुशी को देख के। पता नहीं वैन रोहान इसे कैसे बर्दाश्त करता है। और फिर वीचांस जो कि वैन रोहान के कैबिन पे चले जाते हैं और फिर वो लोग जो कि साथ में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे और तभी शाओशिंग चैन जी से कॉल आ जाता है, जिस वजह से वो वापस से ग्राउंड फ्लोर पे आ जाता है। और जैसे वो नीचे आता है तो वो अपने सामने विविजन को देखता है और विविजन जैसे ही शाओशिंग चैन को देखता है तो वो उसके पास आ जाता है और फिर वो कहता है, अच्छा हो तो मुझे मिल गए, वरना मुझे तो अंकल वैन के कैबिन का रास्ता पता ही नहीं था। तो इस बात पे शाओशिंग चैन जी कहता है, मैं जानता हूँ विंग। और ऐसे कहते हैं वो लोग जो कि वापस से अब वैन रोहान के कैबिन की तरफ जा रहे थे और विविजन जो कि अपने डैड की फाइल को उनको देने के बाद नीचे वापस आ जाता है और फिर वो बाहर की तरफ जा रहा था। और तभी विविजन का कॉल रिंग होता है और फिर वो वहीं पे रुक जाता है और फिर वो कॉल पे बात करते हुए बाहर की तरफ जा रहा था। और तभी वांगजी जो कि भागते ऑफिस के अंदर एंटर कर रहा था और जैसे वो ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं ना तो वे विजयान से टकरा जाता है, जिस वजह से वांगजी का बैलेंस जो कि बिगड़ जाता है और वो आगे फेस के बल गिरने वाला था कि अगर वो गिर जाएगा तो पक्का उसका फेस खराब हो जाएगा। और वे विजयान का फ़ोन जो कि उसके हाथ से गिर जाता है, बट जैसे वो इस बात पे ध्यान देता है कि वो पर्सन जो कि गिरने वाला था विविजन जो कि उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस वजह से वांगजी जो कि नहीं गिरता है। और उसने अपनी आंखें तो बंद कर ही ली थी कि उसका ब्यूटीफुल सा फेस खराब हो जाएगा। और फिर वो जैसे फील करते कि वो गिरा नहीं है तो वो पीछे की तरफ जैसे टर्न होता है ना तो विविजन जो कि अपना फ़ोन उठाने के लिए नीचे झुक चुका था। और फिर जैसे ही वो वांगजी की तरफ टर्न होने वाले थे कि तभी विविजन का फ़ोन जो कि फिर से रिंग होता है और तब तक वांगजी जो कि देख रहा था कि उसका फ़ोन भी ज़मीन पर गिर चुका है। तो विविजन जैसे ही देखता है कि वो पर्सन जो कि अपने फ़ोन उठाने में बिजी है तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर निकल जाता है। और फिर वांगजी जैसे ही पीछे की तरफ टर्न होता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और फिर वांगजी जो कि सोचता है, इतनी भी क्या एटीट्यूड, मैं गिरने वाला था मुझे बचा लिया तो इसमें एटीट्यूड वाली कौन सी बात है। और ऐसा सोचते हुए वांगजी जो कि आगे की तरफ निकल जाता है और विविजन जो कि वहाँ से निकलकर अपनी कार में बैठकर वहाँ से जा चुका था। और फिर वांगजी जो कि जल्दी में बड़े स्पीड में चलते चलते सेकंड फ्लोर पे आ जाता है और वांगजी अपने डैड के कैबिन की तरफ जा रहा था। और दूसरी साइड सुशे जो कि पूरे ऑफिस में घूम चुका था, बट आज उसे कोई भी ओमेगा जो कि नहीं दिखा था। और शाओशिंग चैन वो तो पता नहीं कहाँ ही गायब हो चुका था, इसलिए सुशे जो कि जा रहा था। और जब वो जा रहा था तो वो अपने सामने देखते हैं एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से ओमेगा को जो कि बड़ी स्पीड में चलते हुए उसी की तरफ आ रहा है। और फिर सुशी जैसे ही उसे देखते हैं तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल फ्रीज होकर रुक ही जाता है। और वांगजी जो कि बड़ी स्पीड में चलते चलते आ ही रहा था अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए कि उसका ध्यान ही नहीं गया कि आगे कोई खड़ा भी हुआ है। और फिर वांगजी जाके सीधा सुशी से टकरा जाता है, बट वांगजी जो कि गिरने तो वाला था पर इससे पहले कि सुशी उसका हाथ पकड़ता वांगजी अपने आप ही संभल गया। और फिर वो अपनी नज़र उठा के जैसे ही सुशी की तरफ देखता है तो वो अच्छी तरह से जानता था कि ये बंदा आखिर है कौन। और फिर वो उसे इग्नोर करके आके जाने ही वाला था कि तभी सुशी जो कि कहता है, हे लिटिल ओमेगा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ईगो है। तो इस बात पे वांगजी जो कि अपनी जगह पे रुक जाता है और फिर वो उसकी तरफ टर्न हो जाता है। तो फिर सुशी जो कि कहता है, तुम मुझसे जानबूझ के टकराए हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वांगजी जो कि उसे गुस्से में देखता है और फिर इग्नोर करके आगे जाने ही वाले थे कि सुशी जो कि उसका रास्ता काटता है। और फिर वो कहता है, हैंडसम अल्फा देखा नहीं कि तुम तो उस पर लट्टू हो गए लचल ओमेगा। और ऐसे कहते हुए वो वांगजी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और सेकंड फ्लोर पे जितने भी सारे एम्प्लॉय थे वो तो ये चीज़ देख के खड़े हो चुके थे कि ये बंदा वैन रोहान के ओमेगा सन से बदतमीज़ी कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है। अगर वैन रोहान को पता चला ना तो वो उसे इससे पूरे 10 फुट नीचे गाड़ेगा कि किसी को सुशे की लाश तक नहीं मिलेगी। और ऐसे सोचते हुए लोग जो कि देख रहे थे कि पक्का अब तो पक्का इसके ऊपर ना बहुत तगड़ी वाली बिजली गिरने वाली है। और फिर वांगजी जो कि एक बार उसे देखता है और फिर वो कहता है, मुझे तुमसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे कह के वो आगे जा ही रहा था कि सुशी जो कि एक बार फिर से उसका रास्ता काटता है और फिर वो कहता है, वेल वैसे तुम हो कौन लिटिल मेगा, तुम्हें पता है ये एक वर्क प्लेस है और वर्क प्लेस पे ऐसे भागा नहीं करते हैं। क्या तुम जानते हो कि इस कंपनी का ओनर कौन है। तो इस बात पे वांगजी जो कि उसे ऐसा लुक देता है, मुझे नहीं पता, ऑफ कोर्स मुझे पता वो मेरे डैड है, मतलब ऐसे तो वो मन में सोचता है। और फिर उसे कहता है, हटो बीच में से। और ऐसे कहते हुए वो उसे साइड कर रहा था क्योंकि वो उसके रास्ते के बीच में आ चुका है। और वांगजी उसकी वजह से अपना रास्ता बदले, क्यों बदले, जबकि ये उसका ऑफिस है, उसके डैड का है। यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब वांगजी का ही तो है, मतलब वांगजी का पूरा पूरा हक है इस पर। और ये बंदा आके उसे उसी के डैड के ऑफिस में परेशान करे, इसको तो पता नहीं क्या ही होने वाला है इसके साथ। और फिर वांगजी जो कि ऐसे कह के आगे जा ही रहा था कि तभी सुशे जिसके दिमाग में एक बहुत ही गंदी सी साजिश आ जाती है। और फिर वो वांगजी का हाथ पकड़ लेते हैं और वांगजी जिसे जैसे ही फील होता है कि सुशे ने उसका हाथ पकड़ा है वो पीछे टर्न होकर एक खींच के चाटा जो कि उसे जड़ देता है। और
उसका फेस जो कि बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था, और सुशी जिसने अपने गाल पे हाथ रख लिया था कि इस लिटिल ओमेगा ने उस पे हाथ कैसे उठाया। और ऐसे सोचते हुए वो वांग जी की तरफ टर्न होता है, फिर वो कहता है यू हाउ डेयर यू लिटिल ओमेगा। और ऐसे कहते हैं वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता ही है कि तभी एक पर्सन जो कि आके उसका हाथ जो कि पकड़ लेता है। और फिर सुशी जैसे ही फील करती कि उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया है, तो फिर वो अपनी नज़रें उठा के जैसे साइड में करता है ना, तो उस बंदे को अपने सामने देखने के बाद सुशी के तो पसीने छूटने लगे थे। और फिर सोचिए जिसका हाथ बिल्कुल ढीला पड़ चुका था, जो अभी उसने वांगजी पे उठाने के लिए आगे बढ़ाया था, और फिर वक़्त व व व व वैनरोहन, और ऐसे कहते हुए वो पूरा काँप चुका था, क्योंकि जिसने सुशी का हाथ पकड़ा वो और कोई नहीं, ऑफ़ कोर्स वांगजी के डैड थे, यानी कि वैनरोहन। और इस वक़्त वैनरोहन जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में सुशी को देख रहे थे, क्योंकि जब विंग यहाँ से चला गया था और सुशी यहाँ से जा रहा था ना, तो शॉ शिनचैन वेनरोहान के केबिन की तरफ जा रहा था, तभी उसने देखा था कि वांगची यहाँ पे आ चुका है। और जब उसने देखा था कि ये सुशे उसका रास्ता रोक रहा, तो उसे पता था कि बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो वेनरोहान को बुलाने के लिए चला गया था। और अब सुशे का तो पता ही नहीं क्या ही हाल होने वाला है। और जैसे ही वांगजी के तीनों भाई ये देखते हैं कि उनके भाई से ये बंदा बदतमीजी कर रहा था, तो उनका गुस्सा तो सीधा 7वें आसमान पे पहुंच चुका था। और वेनरोहन जो कि सुशी का हाथ छोड़ता है और उसके गर्दन पकड़ लेता है और उसे दबाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से बदतमीजी करने की। और जैसे ही सुशी ये बात सुनता है, ये लिटिल ओमेगा, ये वेनरोहन का बेटा वेन वांगची है, तो ये बात सोचते ही उसके तो पसीने छूट चुके थे, क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वेनरोहन अपने ओमेगा सन से बहुत प्यार करता है। मतलब वो अपने सारे बच्चों से बहुत प्यार करता है, बट अपने ओमेगा सन से वो बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है। और फिर सुशी जो कि कहता है वैनरोहन, वैनरोहन प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे कहते हुए उसकी सांसें जो कि अटक चुके थे, क्योंकि वैनरोहन ने उसकी नेक को काफ़ी ज़्यादा टाइटली दबाया था। और तभी सुशी के साथ उसके डैड के जो असिस्टेंट आए थे ना, वो सामने आते हैं और फिर वैनरोहन को कहते हैं मिस्टर वैन प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। और ऐसे कहते वो वैनरोहन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो सुशी को माफ़ कर दे, क्योंकि वो उसके डैड असिस्टेंट है और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सुशी का बच्चा कितना ज़्यादा घटिया है। और कई बार उन्होंने समझाया इसे कि अपनी हद में रहा करे, बट ओमेगा देखा नहीं कि अपनी गंदी हरकतों पे उतर आता है, और आज तो पक्का इसके हाथों मरने वाला है। और फिर काफ़ी देर तक समझाने के बाद भी वैनरोहन जिसने उसकी नेक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था, और जब काफ़ी देर तक वैनरोहन नहीं आए, तो फिर वी चांद से भी नीचे आ चुके थे। और जैसे ही वो देखते कि वैनरोहन ने सुशी की गर्दन पकड़ रखी है, और तभी वहाँ पे वांगजी को देखते तो उन्हें पता चल जाता कि आखिर क्या ही गड़बड़ हुई होगी। और फिर वो वैनरोहन के पास जाते हैं और फिर वो कहते हैं वैनरोहन छोड़ो उसे। और ऐसे कहते हैं वो उसे छुड़वाने की कोशिश करते हैं, और फिर वैनरोहन जो कि एक बार वी चांद की तरफ देखता है और फिर वो कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई वांगजी से बदतमीजी करने की। और ऐसे कहते हुए उसने उसकी गर्दन को बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रैप किया था कि अगर 5 सेकंड और भी ऐसे दबाए रखा ना, तो पक्का वो मर जाएगा। और तभी वांगजी जो कि अपने डैड को देखते हैं और फिर वो कहता है डैड छोड़ दीजिए उसे। और ऐसे कहते हुए वो अपने डैड को देख रहा था, और फिर वनवन जैसे ही वांगजी की वॉइस सुनते हैं ना, तो फिर वो एक बार वांगजी की तरफ देखते हैं और फिर वो उसकी गर्दन को छोड़ देते हैं, और फिर सुशे जो कि ज़मीन पे गिर जाता है, और फिर वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है। और फिर वांगजी जो कि एक नज़र सुशे पर डालता है, और फिर वो अपने डैडा को देखते कहता है डैडा मुझे आपसे ज़रूर बात करनी थी। और ऐसे कहते हुए उसने बात को पलट दिया था, और सब लोग जानते थे कि कुछ ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि ये तो आम बात है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि वैन अपने ओमेगा सन से यानी कि वैन वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसकी कोई भी बात वो कभी टाल ही नहीं सकता है। और फिर वनवांजी के एक बार सुशी की तरफ देखते हैं और फिर वो कहते हैं अगर दोबारा मेरे बेटे की तरफ नज़र उठा के भी देखा ना, तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। और ऐसे कहते हुए वहाँ से जा रहे थे, और फिर वांगजी के एक बार सुशी की तरफ देखते हैं और फिर उसके थोड़ा सा पास आ जाता है, मतलब वो ज़मीन पर गिरा हुआ था, तो वो अपने कदमों को बढ़ा के उसके पास आ जाता है, और फिर वो उसे ईवल लुक देते हुए कहते हैं तुम क्या कह रहे थे कि मैं नहीं जानता कि ये वर्क प्लेस है। यू नो व्हाट, मैं इसे पूरा का पूरा प्लेग्राउंड भी बनवा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। और दोबारा अगर तुमने मुझसे बदतमीज़ी की या मुझे परेशान करने की कोशिश की ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरे डैड तुम्हारा क्या हाल करेंगे सूशे। और ऐसे कहते हुए वो 2 कदम पीछे हो जाता है, और फिर उसे इग्नोर करके अपने डैड के पीछे पीछे चला जाता है। और फिर उसके गगल्स भी वहाँ से जा चुके थे, और सूशे जो कि शॉक्ड ही हो चुका था कि ये ओमेगा, मतलब पहले तो उसे लगा कि इस ओमेगा में ईगो बहुत ज़्यादा, बट अभी जो उसने किया उसे ईगो नहीं कहते हैं, उसे एक डेविल प्लान कहते हैं, कि शायद उसे पहले से पता था कि क्या होने वाला है और उसके डैड आके क्या करने वाले हैं। ओ माय गॉड,
अच्छा हुआ मैं बच गया। और ऐसा सोचते हुए सूशे जो कि बहुत ज़्यादा शॉक में चला गया था, और तभी उसके असिस्टेंट जो कि उसके पास आता है, फिर वो कहते हैं कहा था ना मैंने तुमसे कि अपनी ये बदतमीजियाँ करना बंद करो। और ऐसे कहते हैं वो सूशे को वहाँ से ले जाते हैं, और दूसरी साइड वेनहान जैसे अपने कैबिन में आता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसे तो अभी भी सूशे में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर वांगजी ने उन्हें बीच में रोका नहीं होता ना, तो फिर वो पक्का पक्का उसकी गर्दन ना वहीं के वहीं तोड़ के अलग कर देते। और वेनहान जाके अपनी चेयर पे बैठ जाता है फेस टर्न करके, और तभी वांग जीजू के कैबिन के अंदर एंटर करता है तो वो अपने डैड को देखता है, और उसे पता चल गया था कि उसके डैड जो कि गुस्से में है। और फिर अपने डैडा के पास चल जाता है, और फिर वो कहते क्या हुआ डैडा। तो फिर वन हंजू की वांग जी को फुल टू इग्नोर कर देते कि उन्हें गुस्सा आ रहा है, कि उन उसे रोकने की क्या जरूरत थी, वो पक्का उसे जान से मार डालते। और फिर वांग जी जिसे पता था कि उसके डैड क्यों गुस्से में है, और फिर वो अपने डैडा के पास आ जाता है, और फिर वो कहते क्या हुआ डैडा। और फिर वन जी की ज़्यादा देर तक तो वांग जी को इग्नोर कर नहीं सकते, तो फिर वो उसकी तरफ देखता है, और फिर वो कहते हैं मैं उसे मार डालता। तो इस बात पे वांग जी जो कहता है मैं जानता हूँ डैडा, बट मुझे उसे मरवाना नहीं था, मुझे तो बस कुछ ऐसा करना था ना कि वो इस कंपनी से हमेशा हमेशा के लिए निकाला जाए, क्योंकि अब तो आप उससे कभी भी डील नहीं करोगे ना। तो इस बात पे वेनरंजो के गुस्से में कहते हैं डील, उसे मारना डालू मैं जान से। और ऐसे कहते हैं उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और फिर वांग जीजो के एक स्माइल करता है, और फिर वो कहता है तो ये तो मैं चाहता था कि वो आज के बाद हमारी कंपनी में कभी भी ना आए। तो इस बात पे वेनरंजो की वांग जी को देखने लगता है, तो वांग जीजो कहते हैं कम ऑन डैडा, उसने हमारे ऑफिस के ओमेगा के साथ कितनी ज़्यादा बदतमीजी की है, और आपने कहा और आप हो कि उसे निकालते नहीं हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्राई करूं। तो इस बात पे वेनरंजो की शॉकिंगली अपने बच्चे को देख रहे थे कि क्या उनके बेटे का कुछ हो सकता है। उसने ये इसीलिए किया था कि वैन रूहान सुशी को इस ऑफिस से इतना दूर कर दे कि दोबारा कभी इस ऑफिस के ओमेगा की तरफ वो आंखें उठा के भी ना देखे। ओ माय गॉड, कुछ नहीं हो सकता इस बच्चे का। और फिर वो कहते तो मतलब ये तुम्हारा प्लान था। तो इस बात पे वांग जीजू की कहता है ऑफ कोर्स मेरा प्लान था, मैं तो उसे इग्नोर करके आगे जाने वाला था। पर जब मुझे पता चल ही गया था कि वो सुशी है, तो मैंने सोचा कि इसे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दिया जाए। तो इस बात पे वैन रॉन्जी के पास अपने सिर पे हाथ दे मारते हैं कि क्या इसका कुछ हो सकता है। सीधा सीधा कह देता तो भी वैन रॉन उसे दूर पटक देते। इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। और फिर वांग जी तो कहता है डैडा मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। तो इस बात पे वेलरॉन जो कहते हैं क्यों हुआ वांग जी। तो वांग जी जो कि अपना हाथ शो करते हुए कहता है वो खो गया। तो इस बात पे वेलरॉन जी की वांग जी के हाथ की तरफ देखता है, और फिर वो कहता है कहाँ खो दिया तुमने उसे। तो फिर वांग जी जो कहता है पता नहीं, शायद कल खो गया। और मैं क्या करूँ डैडा, आपने मुझे वो गिफ्ट किया था और मुझसे वो खो गया। और ऐसे कहते हुए एक रोंदू सा फेस बना लेता है, और फिर उसके डैड जो कहते हैं इट्स ओके वांग जी, मैं तुम्हारे लिए वो दोबारा बनवा लूँगा। तो इस बात पे वांग जी जो कहता है बट मुझे वही वाला बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इस बात पे वैन जी कहते हैं वांग जी इट्स ओके। और ऐसे कहते हैं वो वांग जी को समझा रहे थे, और फिर वांग जी जो कहते हैं ठीक है, और मेरे पास एक दूसरा वो भी है। तो इस बात पे वरना जो कहते हैं और दूसरी प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। तो इस बात पे वांगजी जो कहता है मुझे फ़ोटोज़ चाहिए। तो इस बात पे वैनहान जी कहता है फ़ोटोज़ किसकी। तो फिर वांगजी जो कहता है मुझे वेंचाओ काका और मम्मा की फ़ोटोज़ चाहिए। तो इस बात पे वैनहान जो कि 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्टॉप हो चुका था, और वहाँ पर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो चुका था। और फिर वैनहान जो कि अपने साइलेंस को तोड़ते हैं, और फिर वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें दे दूँगा। और ऐसे कहते हुए वो अपने लैपटॉप को ओपन कर लेते हैं, और फिर वांगजी जो कि अपने डैड की चेयर पे जाके बैठ जाता है, और फिर वो कहता है डैडा आप मुझे अपने रूम में क्यों नहीं जाने देते हो। तो इस बात पे वैनरहॉन जो कि अभी लैपटॉप पे कुछ टाइप ही कर रहा था, वो उसकी उंगलियों जो कि हवा में ही रुक जाते हैं, और फिर वो वांग जी की तरफ देखते हैं, और फिर मुंह फेर के कहते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे रूम का भी कबाड़ा कर दो जैसे तुम अपना और अपने भाइयों का करते हो। तो इस बात पे वांग जी जो कि शॉकिंगली अपने डाटा को देखते क्या उसके डाटा सिर्फ इस वजह से उसे अपने रूम में नहीं जाने देते। ये तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वांग जी ने आज तक अपने डाडा की हर चीज़ बर्बाद किया, बट उसके डाडा ने कभी उसे ये नहीं कहा कि वो चीज़ें बर्बाद नहीं कर सकता, और उसके रूम में जाने से बस इसलिए मना करते हैं ताकि वांग जी उनके रूम का कबाड़ा ना कर दे। ये तो बिल्कुल डिसबिलीफ वाली बात है। और फिर वांग जी के आगे कुछ कहता है उससे पहले उनके कैबिन पे जो कि नॉक नॉक होता है, और फिर वनरन जैसे ही अंदर आने की इजाज़त दे देता है ना, तो फिर वीचान से जो कहते हैं अगर बाप बेटे की कन्वर्सेशन ख़त्म हो गई हो तो क्या मैं आ सकता हूँ। तो इस वक्त पे वनरन जो कि कहते हैं हाँ वैसे भी मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान करता मुझे। और ऐसे कहते हुए वो वी चांसे को देख रहे थे, और फिर वी चांस जी के आके वेनरॉन के सामने बैठ जाते हैं, और वेनरॉन जो कि वांग जी को उनके भाइयों के पास भेज देते हैं। और फिर इस वक्त वी चांसे और वेनरॉन जो कि आमने सामने बैठे होते हैं, और फिर वी चांसे जो कहते हैं वेनरॉन तुम इतने गुस्से में क्यों। तो इस बात पे वेनरॉन जो कहते हैं गुस्से में क्यों ना हूँ, उसने मेरे बेटे से बदतमीजी की। तो इस बात पे वी चांसे जो कहते हैं तो तुम क्या करने वाले हो उसके साथ। तो फिर वेनरॉन जो कहता है वो मैं देख लूँगा कि मुझे उसके साथ क्या करना है।
और फिर वीचैन से जो कहता है तुम्हें पता है कि पहले वाली न्यूज़ एक बार फिर से बाहर आ रही है। तो इस बात पे फनरन जो कि एक बार वीचैन से को देखता है और फिर वो कहते हैं कौन सी बात। तो इस बात पे वीचैन से जो कहते हैं वही तुम्हारी और कुरैन की। तो इस बात पे फनरन जो कि अपना फेस टर्न कर लेता है और फिर वो कहते हैं मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि उसका नाम मेरे सामने मत लिया करो। वैसे भी मैं कभी उससे मिलना नहीं चाहता, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ और तुम हो कि बार बार उसे बीच में ले आते हो। तो इस बात पे वीचैन से जो कि एक बार फनरन की तरफ देखते हैं और फिर वो कहते हैं सीरियसली तुम नहीं चाहते हो ना कि तुम्हारे बच्चों को ये बात पता चले तुम्हारी दुश्मनी की। तो इस बात पे वनरान जो कि एक बार वीचैंस की तरफ देखता है और फिर वो कहता है मेरे बच्चे को पता है और वांगजी को नहीं, और मैं कभी चाहता भी नहीं कि वांगजी को ये बात पता चले। तो इस बात पे वीचैंस जो कि कहता है तुम दोनों का ना मुझे समझ में नहीं आता, एक दूसरे के दुश्मन हो और अपने बच्चों को कभी नहीं बताते कि तुम लोग दुश्मन हो, ऐसे बिहेव करते हो जो जैसे कि बस कॉम्पिटिटर्स हो। क्या तुम्हारा रिश्ता बस इतना ही है? तो इस बात पे वनरान जो कहते हैं वीचैंस से बकवास मत करो, कहता है तुम दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसे कहते हैं वो लोग जो कि अपने काम के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं और उसके बाद वीचैन से जो कि वहाँ से चले जाते हैं। और इस वक्त वनरोहन जो कि अपने कैबिन में बिल्कुल अकेले थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो अपनी चेयर पे बिल्कुल लीन हो चुके थे और वो मन में कुछ सोच रहे थे। और तभी वांगजी जो कि बिना कैबिन पे नॉक के भाग के अंदर आ जाता है और फिर वो कहता है डाडा देखो गगम मुझे परेशान कर रहे हैं। और ऐसे कहते हैं वो अपने गग की शिकायतें किया जा रहा था और वनरोहन जो कि कुछ सोच ही रहा था। वांगजी की आवाज़ से उसकी सोच के टूट जाती है और फिर वो वांगजी की तरफ देखते हैं और वांगजी को देखते हैं उनके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी कि ये बच्चा हमेशा हमेशा उन्हें परेशान भी करता रहता है और उनकी खुशी का कारण भी बन जाता है। क्या इसका कुछ हो सकता है? और ऐसे सोचते वो अपना सरनामे से करते कि सच में इनके इस छोटे से बच्चे का ना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल छोटा सा है। और फिर हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे इस वक्त लैन हाउस में लैनकुरन जो कि जीशु के सामने बैठे होते हैं और जीशु जो कि अपने कॉलेज के असाइनमेंट को पूरा करते करते डैडा मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि लेट नाइट हो चुकी थी और इस वक्त जीशु को तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। बट उसके डैड जो कि उसके सामने बैठे हुए हैं उसे बिल्कुल भी जाने ही नहीं दे रहे, क्योंकि जीशु अपना कॉलेज का वर्क करना भूल चुका है, जिस वजह से इस वक्त वो अपना काम कर रहा है और लैनकुरन उसके साथ जाग रहे हैं और उसे पढ़ा भी रहे हैं। और जांग मेंशन का भी कुछ यही हाल है, क्योंकि जियांग चैंग अपने भाई के साथ शॉपिंग करने में घूमने फिरने में अपना सारा का सारा काम करना जो कि भूल चुका था। और इस वक्त जियांग चैंग जो कि कहता डैडा प्लीज़ मुझे जाने दो, और ऐसे कहते हुए अपने डैड से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे सोने के लिए जाने दिया जाए। बट वीजान से जो कि उसकी एक बात नहीं सुनते और उसे अपने सामने बिठाकर उसका असाइनमेंट जो कि पूरा करवा रहे थे। और तीसरी साइड वैन हाउस के हालात भी कुछ अलग नहीं थे, क्योंकि वांगजी जो कि अभी पूरे दिन में तोड़ फोड़ मचाने के बाद, रोने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद अब जगह उसे याद आया कि उसका काम जो कि अधूरा रह चुका है और वेनरॉन उसे तो उसने अपने साथ बिठाया है। वेल वैसे इसमें वेनरॉन का तो कोई काम है नहीं, क्योंकि वांगजी को पता है कि उसे क्या करना है, बट उसे किसी की कंपनी भी तो चाहिए ना रात भर जागने के लिए। अपने गगस को तो वो ऑलरेडी परेशान कर चुका है, तो अब बचे सिर्फ उसके डैडा जो कि बिना किसी परेशानी के उसकी मदद करेंगे। और इस तरह तीनों के तीनों ओमेगास जो कि अपना कॉलेज का वर्क करना भूल चुके हैं और इस वक्त अपने डैडास की मदद ले रहे हैं। सो गाइज आज का पार्ट आपको जैसे भी लगा ना वो तो कमेंट में ज़रूर बताना। सो बाकी अब हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। सो बाय, टेक केयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना गाइज। आप कमेंट ना बिल्कुल भी नहीं करते हो, मुझे पता ही नहीं चलता कि स्टोरी अच्छी है या नहीं है, क्योंकि सच में कमेंट ज़रूर करना गाइज। बाय।